नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बीआईएस और एगमार्क क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्कीम के क्या फ़ायदे हैं? और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्यों सेटअप किया जाता है? इसके अलावा यूपीआई क्या है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं? If you know all about these, that is well and good. If you don't, then we will discuss all these PYQs of Indian economy today in this video. And these PYQs were asked in 2017 prelims exam. Today our first question is, who among the following can join the national pension system? A. Resident Indian citizens only. B. Persons of age from 21 to 55 only. See all state government employees joining the services after the date of notification by the respective state governments. D. All central government employees including those of armed forces joining the services on or after 1st April 2004. At this point, you should pause the video. क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए। जो भी आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसको रिकॉल करिए, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए और उसके बाद आप आंसर और एनालिसिस पार्ट की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अबाउट नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज एनपीएस। ये क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इसको कौन ज्वाइन कर सकता है? इसको इंडियन रेजिडेंट ओनली, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉन रेजिडेंट दैट इज एनआरआईज ऑल्सो कैन ज्वाइन इट। देन पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? 21 to 55, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज पर्सन की एज 18 to 70 ईयर्स ओनली। एंड देन all state government employees joining the services after the date of notification by respective state government, that is the correct answer. All central government employees including those of armed forces, armed forces इसमें included नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी इसको न्यू पेंशन स्कीम जो है उसी को नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम बोलते हैं। इसको हम कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे ताकि जो हाल ही में अलग अलग स्टेट्स में किसानों का मुद्दा चल रहा है, उससे पहले कुछ टाइम पहले मुद्दा चल रहा था पेंशन एम्प्लॉयज़ का, और वो चल नहीं रहा था, मतलब अब भी चल रहा है वो, मगर वो ज़्यादा अभी न्यूज़ में नहीं। उस कंटेक्स्ट में जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए न्यू पेंशन स्कीम की जगह। कई स्टेट्स ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, कि भाई वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया है ये ऐसा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसके फेवर में है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि भाई ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में रहा है पिछले साल काफ़ी। देन here we will discuss about old and new या नेशनल पेंशन स्कीम। ये क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है और क्यों है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है दोनों ही। जो 2004 से पहले के एम्प्लॉय हैं, यानी जिनकी अपॉइंटमेंट 2004 से पहले हुई थी, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, जिसका मकसद है कि भाई ओल्ड एज में यानी रिटायरमेंट के बाद में कुछ पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। एंड जो न्यू पेंशन स्कीम है वो 2004 के बाद के एम्प्लॉयज़ के लिए है, और इसका पर्पज़ भी पेंशन बेनिफिट देना है, ओल्ड एज सिक्योरिटी देना है। एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए, कौन कौन इसके लिए रजिस्टर कर सकता है? जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एलिजिबल थे। उनके लिए एक सिंपल सी कंडीशन ये थी कि कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए जिस टाइम वो रिटायर हों उस। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल सिटीज़न भी ज्वाइन कर सकता है। इंडिविजुअल सिटीज़न का मतलब है चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो एनआरआई है,
या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 दे कैन ज्वाइन। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है किस पे, जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल एम्प्लॉयज हैं। कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा पेंशन के लिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंडर में एम्प्लॉयज को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, पूरा जो बर्डन है वो गवर्नमेंट उठाती थी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर में जो भी एम्प्लॉय है उसकी 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक पे एंड डीए, डियरनेस अलाउंस जो होता है, उन सब का जो टोटल हो गया 10% उसका हर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसी रेशियो में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, दैट इज़ 14%। और जो अदर सिटीजन्स हैं वो मिनिमम मंथली कंट्रीब्यूशन 500 का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट 500। देन ये कंट्रीब्यूशन करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंडर में किसी भी एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद जो उसकी लास्ट सैलरी थी, मतलब जिस टाइम वो रिटायर हुआ उस टाइम जो उसकी सैलरी थी उसका 50% प्लस जो डियरनेस अलाउंस है वो मिलता था एज ए पेंशन। डियरनेस अलाउंस को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, रिवाइज किया जाता है। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर में जो एम्प्लॉय है वो रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी टोटल जो भी उसका फंड कलेक्ट हुआ है उसका 60% लंप सम में विड्रॉ कर सकता है, बाकी 40% को उसको फंड मैनेजर के पास इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे SBI LIC वगैरह, और ही कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट। देन जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम पे अवेलेबल हैं। टैक्स कितना लगेगा पेंशन पे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो टैक्स फ्री थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो 60% NPS का कॉर्पस है, यानी जो 60% अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी कर्मचारी विड्रॉ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स फ्री है। बाकी जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी वो टैक्सेबल है। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को काफ़ी स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया है लागू करने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। एंड जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बेस्ड ऑन है प्रान मॉडल, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा सभी सब्सक्राइबर को, जिसमें उनके पेंशन से रिलेटेड फंड्स की मैनेजमेंट होगी। एंड इट इज रेगुलेटेड बाय PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। Coming to our next question, consider the following statements. Number 1, the standard mark of Bureau of Indian Standards is mandatory for automotive tires and tubes. Number 2, EG mark is the quality certification mark issued by the Food and Agriculture Organization. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो चीज़ों पे अलग अलग पूछा गया है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS जिसको बोलते हैं, पहले इसको ISI बोलते थे, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो था, ये मैंडेटरी है किसके लिए, ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए, दैट इज ट्रू। ये क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देन जो एग मार्क है इसकी ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन है फूड प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। इसको कौन इश्यू करता है, इसको इश्यू करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इसको इंडियन डायरेक्टरेट है, एक डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, वो इसको रिलीज करता है। AG का मतलब है एग्रीकल्चर, मार्क इज जो सर्टिफिकेशन मार्क है उसके लिए यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ए ओनली, केवल 1। पहले बात करते हैं BIS क्या है। BIS एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी का मतलब ये किसी कानून के द्वारा सेटअप की गई है। किसने सेटअप किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से कानून के द्वारा,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। ये एक्ट 2017 में लागू हुआ था, इसको बना दिया गया था 2016 में। इस ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी को, BIS को, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को पहले ISI के नाम से जाना जाता था, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, सॉरी। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इसकी मेन मिनिस्ट्री है। जो इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ऑफ चार्ज होता है, मिनिस्टर इन चार्ज होता है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ BIS ऑल्सो। इसमें 25 मेंबर्स होते हैं, जिनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसके ब्रॉडली 3 फंक्शन है। नंबर 1, ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी कहलाती है, यानी ये फॉर्मुलेट और प्रमोट करती है किस चीज़ को? इंडियन स्टैंडर्ड्स को, ताकि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी एक बेसिक क्वालिटी मेंटेन की जा सके और उसको टाइम टू टाइम अच्छे से अपग्रेड किया जा सके। उसके लिए एक बेसिक पैमाना सेट करती है कि भाई हाँ, इतनी क्वालिटी इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। इसको मैन्युफैक्चरर्स को, जो चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ऐसा क्यों करती है, ये प्रोडक्शन सर्टिफिकेट क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि भाई जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ है, रिलायबल है, और उसको अच्छे से यूज किया जा सकता है। जैसे मिल्क पाउडर है, ड्रिंकिंग वाटर है, LPG सिलेंडर्स है। देन इट ऑल्सो वर्क्स एज WTO TBT इंक्वायरी पॉइंट फॉर इंडिया। TBT इज एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये इसका लोगो है, you can recognize it by this logo also. Then there is egg mark. Egg mark क्या है? एग्रीकल्चर, AG फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्क फॉर सर्टिफिकेशन मार्क, इससे ये वर्ड बना है। ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है, किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड का है, यानी क्वालिटी का है। कौन सा स्टैंडर्ड या क्वालिटी? जो अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, यानी जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इस क्वालिटी का होना चाहिए। उसके लिए ये सर्टिफिकेट अगर उस पर है तो ये इंश्योर हो जाता है कि भाई हाँ, ये उस क्वालिटी का है। ये जो डायरेक्टरेट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है, जो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में है। इसको इन्फोर्स किया जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा? जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937 है, उसके द्वारा ये लीगली इन्फोर्सिबल है। इस एक्ट को 1986 में अमेंड किया गया था। इसके अलावा जो एगमार्क स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसकी क्वालिटी गाइडलाइंस में लगभग 224 डिफरेंट कमोडिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे दालें हैं, सेरेल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सभी इसकी लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। लिस्ट में इंक्लूड होने का मतलब क्या है कि भाई इन प्रोडक्ट्स के लिए ये सर्टिफिकेशन मार्क होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कोई भी जब इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदे तो उसके मन में ये तसल्ली रहे कि भाई हाँ, ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसको आसानी से सेफली आप कंज्यूम या यूज़ कर सकते हैं। एगमार्क का जो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद, हरियाणा में है। Moving to our next question, what is or are the advantage or advantages of implementing the National Agriculture Market Scheme? Number 1, it is a pan-India electronic trading portal for agricultural commodities. Number 2, it provides the farmers access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम यानी नाम स्कीम, इसको ई नाम भी बोलते हैं। ये एक पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है,
दैट इज़ ट्रू। क्यों है ये पोर्टल, किस चीज़ की ट्रेडिंग के लिए? जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, किसान जो भी फसल उगाते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, उन सब के व्यापार के लिए, खरीद के लिए ये पोर्टल है ऑल इंडिया। देन इट प्रोवाइड्स फार्मर्स क्या? एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट, पूरे देश की एक मार्केट के टाइप में उसको, फार्मर्स को एक एक्सेस मिलता है जहाँ पे वो अच्छे प्राइसेस ले सकता है, अपनी क्वालिटी का प्रोड्यूस बेच सकता है ईजिली एक ट्रांसपेरेंट वे में। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डिटेल से देखते हैं कि ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम क्या है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जो ऑल इंडिया यानी ऑल पान इंडिया अवेलेबल है। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के ट्रेड के लिए। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा फाइनेंस मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये क्या है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इसके बारे में हम नीचे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल जो एग्रीकल्चर मार्केट है यानी ई नाम है, इसका पर्पस देखते हैं कि भाई इसको सेटअप करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसको सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि भाई अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। किसको? फार्मर्स को। क्यों? ताकि वो अपने प्रोड्यूस को, जो भी फसल उन्होंने पैदा की है, वो उनको अच्छे उचित दामों पे एक स्पष्टता से ट्रांसपेरेंट मैनर में खरीद के बेच के। एंड देन कुछ फीचर्स हैं इस स्कीम के विच आर इट यूनिफाइज ऑल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये सभी एग्रीकल्चरल मार्केट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई कर देती है। यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं या फिर जो बायर्स हैं वो रियल टाइम प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं कि भाई कैसे क्या प्राइस चल रहा है किसी भी फसल का, किसी भी प्रोडक्ट का, और उसको उसमें जो भी अप डाउन हो रहे हैं वो रियल टाइम में अपडेट होते हैं। डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स। कौन कौन स्टेक होल्डर्स? यानी फार्मर्स, मंडीज, ट्रेडर्स, बायर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, सभी जो भी स्टेक होल्डर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम डिज़ाइन की गई है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी डायरेक्टली टू दी बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स। देन एक टर्म जो बीच में आई थी वो थी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, सॉरी, दैट इज़ SFAC। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया कब? 1994 में। क्यों? ताकि जो एक्सक्लूजन है फार्मर्स का, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का एग्रीकल्चर से, उसको एलिमिनेट किया जा सके या उसको सोल्व किया जा सके और उनको इंटीग्रेट किया जा सके। किसमें? एग्री बिजनेस सेक्टर में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हौज खास न्यू दिल्ली में है। देन ई नाम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है APMCs, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर चुके हैं पूरी डिटेल से। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, you can visit and watch. Then there is question number 4. What is the purpose of setting up small finance banks in India? Number 1, to supply credit to small business units. Number 2, to supply credit to small and marginal farmers. Number 3, to encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in rural areas. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Timer is on. You can try to solve it and you can pause it also if you want more time. Then small finance banks, that is SFBs, ये क्या हैं? इनको सेटअप करने का क्या पर्पज़ है? पर्पज़ ये है कि
क्रेडिट की सप्लाई की जा सके, किसको? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, दैट इज़ ट्रू, यानी जो लघु व्यवसाय की इकाइयाँ हैं उनको ऋण की पूर्ति की जा सके। देन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी ऋण की पूर्ति की जा सके, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन टू encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in rural areas, it is not related to this। क्यों? ये हम अभी देखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं? ये एक कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैं, दूसरे बैंकों की तरह ये भी एक कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैं। क्यों? ताकि कुछ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। कहाँ पे? जो अंडर सर्व्ड सेक्शन हैं पॉपुलेशन के, जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिनको अच्छे से बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनको इन बैंक्स के थ्रू क्रेडिट और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसको कौन रेगुलेट करता है? इन बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। कुछ एग्जांपल्स इन बैंक्स के देख लेते हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, देन देयर इज जना, देन एयू, देन फिनकेयर। ये सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैं। इनका पर्पज क्या है ऐसे बैंक्स को सेटअप करने का? कुछ पर्पज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो अंडर सर्व्ड सेक्शन है उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना एंड क्रेडिट देना इन सभी सेक्शंस को, और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना जो अनबैंक्ड एरिया। अनबैंक्ड एरियाज मतलब जहाँ पे बैंक ही नहीं है। फीचर्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस हैं कुछ इनके रिगार्डिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिगार्डिंग। इनका प्राइमरी फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के। कुछ रेगुलेशंस हैं या फिर इन बैंक्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है। इन बैंक्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। इनको लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में। इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनीज एक्ट के अंडर में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इनको लाइसेंस दिया जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में, और आरबीआई एक्ट भी इनको गवर्न करता है। देन एलिजिबिलिटी क्या है? कौन ये बैंक खोल सकते हैं? इंडियन सिटीजन या रेजिडेंट जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में एक सीनियर लेवल पे, कंपनीज या सोसाइटीज जिनकी ओनरशिप और कंट्रोल इंडियन रेजिडेंट्स के पास हैं, और कुछ एंटाइटीज जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक्स कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो सभी जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उन सभी गाइडलाइंस को मीट करते हैं। देन देर आर सम एडिशनल गाइडलाइंस की जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं आरबीआई के दूसरे बैंकों के लिए, जैसे एसएलआर की लिमिट है, सीआरआर है, वो सभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे लागू होंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एसएफबी कैन ट्रांजिट इनटू ए यूनिवर्सल बैंक, कि भाई ये एक यूनिवर्सल बैंक में भी खुद को कन्वर्ट कर सकता है अगर इसका एक सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसके लिए? दैट इज़ 200 करोड़, और इसको 75% अलोकेट करना पड़ेगा अपने टोटल नेट क्रेडिट का। किस चीज़ के लिए? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। देन 25% इसको अपनी ब्रांचेज खोलनी पड़ेगी, कहाँ पे? अनबैंक्ड एरियाज में। देन दीज आर ग्रांटेड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस, राइट? ये पॉइंट और ये पॉइंट, these are similar kind of point because आरबीआई की गाइडलाइंस रेगुलेशंस सभी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे लागू होती हैं वो इन पे भी लागू होंगी, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो लाइक ए शेड्यूल्ड बैंक। सो इसको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया गया है,
सेक्शन 42 RBI एक्ट 1934 के अंडर में। देन वन लास्ट पॉइंट इज ए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क weighted assets ratio is 15%. Finally, which of the following is a most likely consequence of implementing the Unified Payments Interface? Unified Payments Interface को implement करने का सबसे most likely क्या सर्वाधिक संभवता, मतलब इसको लागू करने के बाद जो सर्वाधिक संभवता किस चीज़ की बनती है कि भाई क्या होना मतलब ज़रूरी हो जाता है उसका परिणाम। Then A. Mobile wallets will not be necessary for online payments. B. Digital currency will totally replace the physical currency in about 2 decades. C. FDI inflow will drastically increase. D. Direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. क्वेश्चन किस बारे में है? यूपीआई के बारे में कि यूपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मोस्ट लाइकली परिणाम क्या होगा। मोस्ट लाइकली परिणाम मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी। आप डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? क्यूआर कोड के थ्रू, जो यूपीआई आईडी है उसके थ्रू डायरेक्टली, अगर आपको बैंक अकाउंट पता है, बैंक अकाउंट का नंबर पता है उसके थ्रू। तो मोबाइल वॉलेट में पहले पैसा ऐड करना देन पेमेंट करना दैट इज़ ए थिंग ऑफ पास्ट। इससे भी अभी भी कर सकते हैं लेकिन ये नेसेसरी नहीं होगा कि भाई ऐसा ही करना है। देन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं ये क्यों गलत है। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, दैट इज़ ए एक्सट्रीम स्टेटमेंट। फिजिकल करेंसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड रोल। एंड देन एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको किसने डेवलप किया? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब डेवलप किया? 2016 में। यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। एनपीसीआई क्या है इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ यूपीआई के फीचर्स देखते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को? इंटर बैंक, पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स। इट इज़ यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस। क्यों? ताकि इंस्टेंटली फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सके दो बैंक अकाउंट के बीच में। इट रन्स ऑन एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज़ एपीआई। ये एक एनहेंस्ड वर्जन है किस चीज़ का? जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसको भी एनपीसीआई ही मैनेज करता है। इसका एक एनहेंस्ड वर्जन है ताकि अराउंड द क्लॉक फंड्स का ट्रांसफ़र हो सके 24 आवर्स, एक सेफ, फास्टर और ईजियर वे में। क्या प्रोसेस होती है अगर कोई यूपीआई से फंड ट्रांसफ़र करना चाहे? मोस्टली काफ़ी लोग अभी यूपीआई यूज़ करते हैं, खासकर लॉकडाउन के बाद में। यूपीआई का यूज़ कैसे होता है कि भाई आपकी जो भी यूपीआई ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम है, फ़ोनपे है, आप उस ऐप को खोलते हैं, उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिए होते हैं वहाँ पे आप एक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। या तो आप अगले की जिसको आपको पैसा सेंड करना है उसकी यूपीआई आईडी को एंटर करते हैं, या फिर उसके बैंक अकाउंट को एंटर करते हैं, जो भी उसका बैंक अकाउंट है, मतलब जिस भी उसका अकाउंट है, एसबीआई का है, पीएनबी है, जो भी है। या फिर आप स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, जो भी अगले पर्सन का, रिसिपिएंट का क्यूआर कोड है। ये मोस्टली ये तीन ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। फिर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जो ऐप है वो आपसे पूछती है कि भाई कितना अमाउंट आपको भेजना है। आपको 100 रुपीज़ भेजने हैं, आपको 200 भेजने हैं, आपको 1500 भेजने, लाइक दैट। तो जितनी भी अमाउंट आपको भेजनी है आप उसमें अमाउंट फिल कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट यूर बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आपका यूपीआई से कनेक्टेड है, या जिस बैंक अकाउंट, अगर आपने 2-3 अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं तो आपको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपके किस अकाउंट में पैसा है या फिर आप किस अकाउंट से पैसा भेजना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन दो, जो आपने ऐप को इंस्टॉल करते हुए अपने अकाउंट को यूपीआई ऐप से जोड़ते हुए जो सिक्योरिटी पिन बनाया था
उस पिन को आपको एंटर करना पड़ेगा, देन यूर ट्रांजेक्शन विल बी सक्सेसफुल। एज पर NPCI डाटा, जो 2023 में टोटल एनुअल वैल्यू हुई है UPI ट्रांजेक्शन की, यानी 2023 में टोटल 182 लाख करोड़ के UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो 45% ज़्यादा हैं 2022 के कंपैरिजन। यानी UPI का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं UPI ऐप्स के, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI। देन another term which was used is NPCI, that is नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसने सेटअप की? RBI ने सेटअप की। कब? 2008 में, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। क्यों? ताकि एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके इंडिया में। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है, जिसको सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर में सेटअप किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो NPI प्रोवाइड करती है या मैनेज करती है, दीज आर UPI, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे, national payment switch, and finally digital rupee. That is all in this video. Thank you very much.